बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सल्तनत के साहित्य देख रहे थे, उसमें आज हम लोग देखेंगे एक नया साहित्य फतुह-उस-सलातिनी। फतुह-उस-सलातिनी के जो लेखक हैं, ये लेखक ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी हैं। इसामी हमने यहाँ अभी इसामी लिख दिया। अब इनका हम पूरा नाम लिख देते हैं, ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी। क्लियर? और इस किताब की शैली क्या है? अब बोलोगे कि सर यह पद्य में लिखी गई है और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो इसको आप लिखेंगे कि फिरदौसी की शाहनामा से प्रेरित है। ये फिरदौसी की शाहनामा से प्रेरित है ये। क्लियर? और ये शाहनामा क्या है? तो आपने देखा कि महमूद गजनवी के दरबारी हैं कौन? फिरदौसी। और इन्हीं फिरदौसी की कृति है शाहनामा। ठीक है ना? और करबला के युद्ध पर लिखी गई किताब है यह, जिसमें महमूद गजनवी की प्रशस्ति को लिखा गया है। क्लियर? बच्चों, इसके बाद हमारे सामने एक और आता है, यह किताब किसको समर्पित की गई है, मतलब समर्पण किसको किया गया है? तो आप कह देंगे कि यह किताब सर बहमनी राजवंश के प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू को सौंपी गई है। मतलब बहमनी राजवंश कहाँ शासन करता था? दक्कन में शासन करता था। ठीक है? दौलताबाद को राजधानी बना करके इन्होंने शासन किया है। तो बहमनी राजवंश के प्रथम सुल्तान कौन है? क्लियर? प्रथम सुल्तान कौन है? तो आप कहोगे कि सर अलाउद्दीन हसन गंगू है। अलाउद्दीन हसन गंगू है। क्लियर? इस किताब में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हमने शार्ट में कर दिया है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को शार्ट में MBT किया गया। तो इस किताब में मोहम्मद बिन तुगलक को अत्याचारी बताया गया है। ठीक है? और ये कहा गया है, किताब में लिखा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मौत पर बाह्य रूप से दुखी दिखता था, लेकिन आंतरिक रूप से वो खुश था। क्लियर? और बच्चों, अब हमको एक किताब और जानना है, और वो है रहला या इब्न बतूता की रहला। ठीक है? तो आइए हम लोग आज इसे ख़त्म कर देते हैं। तो रहला आप हेडिंग डाल दीजिए। अब हमारे सामने बच्चों अगली किताब है रहला। अब इसका लेखक कौन है? आप कहेंगे कि सर इब्न बतूता है। लेखक इब्न बतूता। क्लियर है? अब ये जो इब्न बतूता है, थोड़ा हम इसके बारे में भी जान लें। ये निवासी कहाँ का है? आप कहेंगे उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को का रहने वाला है। ये अफ्रीकी देश
मोरक्को का रहने वाला है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मोरक्को में कहाँ का रहने वाला है, तो आप कहेंगे कि तांजियर का रहने वाला है। ये तांजियर एक सिटी है, ये नगर है ये। तो इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को के तंजियर नामक नगर का रहने वाला है। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम, तो जो हमें इब्न बतूता का वास्तविक नाम जानना है, और ये है इसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। ठीक है, आप जैसा कि नाम देख रहे हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, यह किसका नाम है? तो आप बताओगे कि सर यह इब्न बतूता का वास्तविक नाम है। कब आता है इब्न बतूता भारत? 1333 में आता है। क्लियर ना? और जब ये 1333 में आता है तो किस मार्ग का प्रयोग करता है? अरब, ईरान, तुर्की होते हुए, ठीक है, वह दिल्ली आता है। अरब, ईरान, तुर्की से होते हुए वो स्थल मार्ग से कहाँ को आ रहा है? आप कहेंगे दिल्ली आता है। और इस समय शासक कौन है? आप कहेंगे कि सर इस समय शासक हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कोई पद दिया था? आप कहेंगे यस सर, काजी का पद दिया था। क्लियर? अब हमको एक चीज याद रखना होगा, काजी का पद दिया था। और 1342 में देखिए, डेट हम लिख रहे हैं आपके सामने। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन के सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था। तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था। परंतु आप याद रखिएगा, इब्न बतूता चीन पहुंच नहीं पाया था। वह चीन के लिए निकला जरूर था, लेकिन वह मालदीव पहुंच गया। ठीक है, मालदीव में ही रहा। 1345 में वह सिलोन पहुंचा था, जिसे आप श्रीलंका कह सकते हैं। सिलोन पहुंचा था और फिर यह वापस आ गया। 1360 में उसने मोरक्को से अपनी प्रसिद्ध कृति रहला को लिखा था। ये देखिए लिखा है, 1360 में उसने रहला को लिखा है। अब रहला में है क्या? रहला का विषय क्या है? इसमें क्या क्या उसने वर्णन दिया है? तो पहली चीज आप याद रखिएगा, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। एमबीटी के व्यक्तित्व को बताता है वो। ठीक है, और क्या बताता है? आप कहेंगे कि सर डाक व्यवस्था को बताता है। और क्या बताता है? जो भारतीय भोजन है इसके बारे में बताता है कि काफ़ी डिलीशियस, मतलब काफ़ी अच्छा भोजन होता है ये। फिर भारत के वृक्षों, फल, महुआ, जामुन, कटहल इत्यादि का विवरण देता है। वृक्ष का वर्णन करता है। फलों में वो महुआ, जामुन, कटहल, ठीक है, इत्यादि का विवरण देता है। इसके साथ वो भारत की एक कुप्रथा
सतीव्रत का भी वो विवरण देता है। क्लियर? सतीव्रत और दौलताबाद की बाजार में जिस्म फरोशी करने वाली लड़कियों का भी वो विवरण देता है। या आप कह सकते हैं बाजार में बाजारू लड़कियों का वो विवरण देता है। ठीक है बच्चों, जो रहला है इसका अनुवाद किसने किया था? आप कहेंगे कि सर रहला का अनुवाद एलियट और डाउसन ने किया है। किसने किया है? एलियट और डाउसन ने किया है। लेकिन ये अंग्रेजी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद किसने किया है? अतहर अली ने किया है। ये अंग्रेजी अनुवाद तो एलियट और डाउसन ने किया फारसी भाषा से, अंग्रेजी में एलियट और डाउसन का है और हिंदी में अतहर अली का है। अतहर अली ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। और अब हम लोग अगली किताब देखते हैं। ठीक है, और वो क्या है? बदरुद्दीन चच। क्लियर? तो बदरुद्दीन चच के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, बदरुद्दीन चच एक सल्तनत का एक इतिहासकार है और एग्जैक्टली यह उज्बेकिस्तान के ताशकंद का रहने वाला है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद का रहने वाला है ये। और बदरुद्दीन चच के विवरण से का विवरण क्या है? विवरण तारीख चच, तारीख ए चच, और इससे भी सल्तनत के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर अगला है फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही, इसका लेखक कौन है? सुल्तान फिरोज। सुल्तान फिरोज तुगलक हैं और यह तुगलक की आत्मकथा है। यह क्या है? आप कहेंगे तुगलक की आत्मकथा है ये। क्लियर? फतुहात फिरोज शाही। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम आत्मकथा लेखन का विरोधी है। इसमें प्रशस्ति का विरोध किया जाता है इस्लाम के अंदर, और यह इतिहास लेखन का भी विरोधी है। लेकिन फिरोज तुगलक ये दुस्साहस करने वाले पहले सुल्तान हैं, आत्मकथा लिखने वाले पहले सुल्तान हैं ये। ठीक है, और इस किताब के अंदर वो है क्या 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 विवरण दिया गया है? आप कहेंगे सर इसमें नक्षत्रशाला या वेदशाला का विवरण दिया गया है। ठीक है, और फिरोज तुगलक को फिरोजाबाद में नक्षत्रशाला स्थापित करने का श्रेय दिया गया है। ठीक है, इसी किताब में फिरोज तुगलक कहता है कि मैं ऐसे लोगों को दंडित करता हूं, मतलब पनिश कर देता हूं, दंड देता हूं जो इस्लामिक कानून शरा का विरोध करते हैं। मतलब जो भी शरा का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, उसको दंडित करूंगा। यह इसी किताब में फिरोज तुगलक दावा करता है। और यह भी कहता है कि जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, मतलब जिन्होंने धर्मांतरण को स्वीकार कर लिया है,
मैं उन्हें जजिया से मुक्ति भी देता हूं। क्लियर? और अब आपको याद रखना होगा कि इसी किताब में वह निर्देश देता है, कौन? फिरोज तुगलक निर्देश देता है कि दीवारों पर, बर्तनों पर, कुर्सियों और चादरों पर, कुर्सियों और चादरों पर क्या करना चाहिए? किसी प्रकार के जीवित पशु पक्षी या जीवित जंतुओं की चित्रकारी नहीं करनी चाहिए, और अगर जो कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित करने का निर्देश भी वो देता है। इसी किताब में तारीख़ फिरोज़शाही में ही, ठीक है, तारीख़ फिरोज़शाही में ही फिरोज तुगलक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजिकल कॉलेज या प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कॉलेज के स्थापना का भी क्या करता है, ठीक है, खुद को श्रेय देता है कि मैंने, ठीक है, टेक्नोलॉजी कॉलेज की स्थापना किया है। ठीक है, मतलब प्रौद्योगिकी कॉलेज की स्थापना का दावा भी फिरोज तुगलक तारीख़ फिरोज़शाही में करता है। एक किताब हम आपके सामने और ला रहे हैं, वो है सियारुल औलिया। सियारुल औलिया, और ये किताब किसकी है? तो आप कहेंगे कि सर लेखक इसका हम लिखते हैं, और वो लेखक कौन है? मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी। मोहम्मद बिन, क्लियर, मुबारक किरमानी इस किताब के लेखक हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, यह किताब निजामुद्दीन औलिया की जीवनी है। निजामुद्दीन औलिया, प्रसिद्ध शिक्षक, चिश्ती शिक्षक, सूफी संत, रहस्यवादी निजामुद्दीन औलिया की यह क्या है? जीवनी है। और इसी किताब के अंदर गयासुद्दीन तुगलक और औलिया के बिगड़ते हुए संबंधों को भी दिखाया गया है या उल्लेखित किया गया है। अब अगली किताब हम देखेंगे, तारीख़ फिरोज़शाही। तो आइए देखते हैं तारीख़ फिरोज़शाही। तारीख़ ए फिरोज शाही मतलब फिरोज का इतिहास। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ फिरोज शाह तुगलक के दरबारी हैं। और आप याद रखिएगा, इस किताब की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से बरनी की तारीख़ फिरोज़शाही, बरनी की तारीख़ ए फिरोज़शाही अंत करती है। मतलब बरनी की तारीख़ फिरोज़शाही जिस घटनाक्रम से समाप्त होती है, वहीं से शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख़ फिरोज़शाही लिखी जानी शुरू होती है। ठीक है, और इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? यह आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इशरत हुसैन ने किया है। किसने किया है? इशरत हुसैन अंसारी ने किया है। यह किताब कुल 90 अध्याय में है। कितने में है? 90 अध्याय में है। और बच्चों, इसी पुस्तक में वह फिरोज तुगलक की माँ बीबी लैला, फिरोज तुगलक की माँ बीबी लैला और पिता रज्जब के विवाह का भी उल्लेख करता है और कहता है कि फिरोज तुगलक की माँ बीबी लैला
का अपहरण करके और उन्हें ब्लात पत्नी बनने के लिए विवश किया गया है। क्लियर। और यह किताब मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कह रही है? वह काफिर कहती है या विधर्मी कहती है। क्लियर। अब हमको एक चीज और याद रखना है, ठीक है, और वह है तारिख ए मुबारक शाही। तो आइए हम लोग देखते हैं तारीख ए मुबारक शाही किसकी है। तारीख ए मुबारक शाही, तो मेरे प्यारे बच्चों, तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। या बिन कौन? अहमद सरहिंदी की किताब है। यह तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब है। और यह सुल्तान तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी, यह सुल्तान मुबारक शाह का दरबारी है। शाह का दरबारी। और यही जो किताब है, इससे अकबर काफ़ी प्रेरित थे, ठीक है, और अकबर के तमाम सुधार वो इसी किताब से प्रेरित हैं, ठीक है। और आप याद रखिएगा, इस किताब में मोहम्मद गोरी की ताजपोशी का विवरण है, लेकिन यह किताब समाप्त होती है 1434 ईस्वी में। मतलब 1434 तक के इतिहास का यह संकलन है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे तारीख सलातिनी। तो आइए देखते हैं तारीख सलातिनी का लेखक कौन है। तारीख ए सलातिनी, और तारीख सलातिनी का लेखक जो है बच्चों, वो अहमद यादगार है। अहमद यादगार, ठीक है। तारीख सलातिनी, अहमद यादगार क्या है? वह इसके लेखक हैं। क्लियर। और इस पुस्तक में बहलोल लोदी, ठीक है, और मतलब 1451 से 1556, मतलब अकबर की ताजपोशी तक का इतिहास इसी के अंदर, ठीक है, संकलित किया गया है। इस किताब के लेखक अहमद यादगार का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य तो था कि वह पूरे अफगानों का इतिहास लिखें, परंतु ऐसा नहीं हो पाया और इसे पूरा नहीं कर पाए। वो अपने अरमान को या अपनी हसरत को अपने दिल में रख करके वो मर गए। अब हम आपसे एक किताब की बात और करते हैं, और वो है तिब्बे सिकंदरी। तो जो तिब्बे सिकंदरी है, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसका जो लेखक है वह मियाँ भुआ है। मियाँ भुआ कौन है? आप कहेंगे कि सर यह सिकंदर लोदी का वजीर है। समझ गए आप? मियाँ भुआ सिकंदर लोदी का वजीर है। और बच्चों, तिब्बे सिकंदरी, ठीक है, यह फारसी में लिखी गई है ये। और यह क्या है? आप कहेंगे कि सर यह आयुर्वेद का, संस्कृत में लिखी गई आयुर्वेद का अनुवाद है, ठीक है। और एक और है मख जाना अफगाना। अंतिम किताब हम आपको बता देते हैं, इसके बाद लगभग हमने हर इम्पोर्टेंट किताब बता दिया है। और अगर कहीं कुछ बीच में छूटता भी है तो वह बीच में आएगा,
मख जाने अफगाना। तो मखजाने अफगाना का लेखक कौन है? नियामतुल्लाह। नियामतुल्लाह इसके लेखक हैं। और नियामतुल्लाह ये जहांगीर के दरबारी थे। दरबारी न कह करके आप ये कह सकते थे कि जहांगीर के मंत्री थे। कौन सा पद संभालते थे, कौन से मंत्री थे? ये वाक्य नवीस थे। मतलब नियामतुल्लाह जहांगीर के यह क्या हैं? यह वाक्य नवीस हैं और इन्होंने अफगानों का इतिहास और अफगानों की वंश प्रणाली, अफगानों का इतिहास और उनकी वंश प्रणाली पर लिखा है। क्लियर? और अब हम लोग यहाँ से शुरू नहीं करते हैं मैटर को, क्योंकि हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो एकदम स्वतंत्र टॉपिक आएगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा और हम लोग कल से इस मैटर को देंगे। हमने हर इम्पोर्टेंट किताबें जो आपके एग्जामिनेशन से आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण थी, उस पर हमने व्यापक चर्चा की है। और यह चर्चा ठीक है आपकी मुख्य परीक्षाओं के लिए और प्री परीक्षाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग सिविल देते हैं उनके लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, और टीचर्स में भी जो जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षाओं के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा श्रम और आपकी लगन दोनों मिलकर के नया गुल खिलाएंगे। थैंक यू, विशिंग ऑल लक।